नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ हुई खत्म, 8 घंटे के बाद एजेंसी के ऑफिस से आए बाहर। जी हां दोस्तों, लैंडफोर्ड जॉब घोटाले में सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ की। एजेंसी ने उनसे 8.5 घंटे पूछताछ की। ईडी ने तेजस्वी यादव को बीते 19 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था और 30 जनवरी को पटना स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले सोमवार को ईडी ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। दोस्तों, एजेंसी ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे पटना स्थित कार्यालय में बुलाया और रात करीब 9 बजे बाहर जाने दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर में दिल खोलकर दान कर रहे हैं लोग, 9 दिन में आया इतना पैसा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट 23 जनवरी 2024 को ही खोल दिए गए थे। इसके बाद से ही राम मंदिर में राम लल्ला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ ही राम के नाम पर लोग दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद महज 6 दिन में ही यहाँ करीब 19 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। तीर्थ यात्री यहाँ पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। 22 जनवरी को अभिषेक समारोह के बाद 23 जनवरी को मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए थे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों का आना देखा गया है। दोस्तों, अब तक राम मंदिर के दान पात्र में कैश और चेक को मिलाकर 2 करोड़ के आसपास रुपए दान कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा, बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जख्मी, पत्नी की हुई मौत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अलवर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को सड़क हादसे में बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल और उनका बेटा घायल हो गया, जबकि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली से जयपुर आ रहे सिंह की एसयूवी कार नौगांव के पास एक पुल की दीवार से टकरा गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायलों को अलवर के निजी अस्पताल ले जाया गया। मानवेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं। वहीं दोस्तों, अलवर के सोलंकी अस्पताल के चिकित्सक विक्रांत सोलंकी ने बताया कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे हमीर सिंह का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बारे में मानवेंद्र सिंह के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, कल से संसद आएंगे। बीजेपी बोली इंडिया गठबंधन का ब्रांडेड। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने पहले ही कहा था, इंडिया गठबंधन केवल फोटो शूट है। गठबंधन की मौत तो करीब हो ही गई है, इसका ब्रांडेड है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया। साथ ही हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी जिक्र किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट, सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है, जबकि संभल से मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को मौका दिया गया है। इसी तरह से अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, दोहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा चुनावी मैदान में होंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। राहुल गांधी बोले दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार यू टर्न ले लेते हैं। तंज कसा, राजभवन में शॉल छोड़कर आते हैं, लेने जाते हैं तो राज्यपाल चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल ने कहा कि नीतीश पर दबाव पड़ता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं, वो शपथ लेते हैं तो खूब तालियां बजती है। नीतीश सीएम हाउस की ओर निकल जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो अपना शॉल राज्यपाल भवन में ही छोड़ आए। वो लेने जाते हैं तो गवर्नर भी कहते हैं इतनी जल्दी आ गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज दूसरा दिन था। राहुल गांधी मंगलवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट। हिजाब विवाद पर राजस्थान में उबाल, शिक्षा मंत्री दिलावर बोले स्कूल में ड्रेस कोड होता है, उसकी पालना होगी। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में हिजाब विवाद पर राजनीति उबाल खाने लग गई है। अब इस मसले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे हिजाब के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, उनको निर्धारित गणवेश की पालना करानी है। स्कूलों में निर्धारित गणवेश में आना होगा, नहीं तो शिक्षकों के द्वारा छात्राओं पर भी कार्रवाई होगी। दिलावर के इस बयान के बाद सूबे में इस मसले को लेकर बड़े राजनीतिक तूफान की आहट होने
होने लग गई है। हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह बयान दिया। उन्होंने ही कहा कि स्कूलों को ड्रेस कोड की पालना करवानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा डाला कि सरकार होती है, उसे अपने आदेशों की पालना करवाना आता है। इससे साफ है कि सूबे में स्कूलों में हिजाब के बैन के आसार बढ़ गए हैं। हिजाब विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने कल ही शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए थे कि वे हिजाब को लेकर अन्य राज्यों से स्कूलों के स्टेटस का पता लगाकर रिपोर्ट पेश करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाई। मस्क बोले पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन देख पाएंगे। जी हां दोस्तों, टेस्ला के मालिक एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की है। यह डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए दृष्टिहीन लोग देख पाएंगे, पैरालिसिस के मरीज चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। मस्क ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि पहले इंसान में हमारी कंपनी न्यूरालिंक ने डिवाइस इम्प्लांट की है। पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। शुरुआती रिजल्ट आशाजनक है। एलन मस्क ने एक अन्य रिपोर्ट में लिखा कि इस डिवाइस के जरिए आप सोचने मात्र से फोन, कंप्यूटर और उनके जरिए किसी भी अन्य डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। शुरुआती यूजर वो होंगे जिनके लिम्स यानी कि अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सीएम की कुर्सी जाने के बाद अब भूपेश बघेल की विधायकी पर भी मंडराया खतरा। हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश की कमान खोने के बाद अब इसी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद विजय बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके बाद दोस्तों अगली अपडेट, पाकिस्तान बदलेगा सभी करेंसी नोट। स्टेट बैंक बोला पाकिस्तानी रुपए पर भरोसा बढ़ाने के लिए नए नोट लाएंगे, लेकिन भारत की तरह नोटबंदी नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले स्टेट बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो अगले 2 साल में देश में हर मूल्य के नए नोट जारी करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि नए नोटों पर नए सीरियल नंबर होंगे, उनका डिजाइन भी बदल दिया जाएगा और सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ा दिए जाएंगे। जमील ने आगे कहा कि इसका उद्देश्य नकली नोटों के प्रचलन को रोकना और पाकिस्तानी मुद्रा की विश्वसनीयता में सुधार करना है। नए सिक्योरिटी फीचर्स के बाद नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारत में 2016 की नोटबंदी का जिक्र किए बिना जमील ने तंज कसते हुए कहा कि हम भारत की तरह नोट नहीं बदलेंगे, नए नोटों को धीरे धीरे चलन में लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 126 करोड़ की टी शर्ट, गहलोत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक में घपला, भजनलाल सरकार कराएगी जांच। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक और महत्वाकांक्षी योजना में घपले का आरोप लगाया गया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने जांच कराने की बात कही है। मामला राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गहलोत सरकार के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया था। अब यह बात सामने आई कि इस प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए का घपला हुआ। मंगलवार को विधानसभा में बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन और इसमें खर्चों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए 126 करोड़ रुपए के टी शर्ट और निक्कर खरीदे गए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 5वीं बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे पुतिन, इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन मंजूर, विपक्ष की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया, मार्च में चुनाव। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उतरेंगे। सोमवार को पुतिन ने खुद को नॉमिनेट किया। मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ने औपचारिकता पूरी कर दी। चुनाव 15 से 17 मार्च तक होंगे। अब तक विपक्ष की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है। हालांकि दोस्तों कुछ नेताओं की तरफ से दावे किए गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर नॉमिनेशन नहीं किया गया है। हालांकि बोरिस नेदेजिन बतौर लिबरल कैंडिडेट दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि बोरिस चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, इंजरी के बाद एनसीए पहुंचे रविंद्र जडेजा, इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से हो सकते हैं बाहर। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी। चोटिल जडेजा विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने अपडेट देते हुए बताया है कि भारतीय ऑलराउंडर दूसरे मुकाबले से बाहर हो गए हैं। इंजरी के बाद जडेजा नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए पहुंचे, जिसके बाद उन पर पूरी सीरीज से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। अगर जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा। खासकर भारतीय कंडीशन में जडेजा टीम के लिए मुख्य ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। हैदराबाद टेस्ट में खेले गए पहले टेस्ट में जडेजा ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अहमियत बताई थी। उन्होंने बॉलिंग करते हुए कुल 5 विकेट झटके और फिर बैटिंग करते हुए पहली पारी में 87 रन स्कोर किए थे।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 801 अंक फिसल कर 71,139 पर बंद, निफ्टी भी 215 अंक टूटा, कॉन्स्टेलिंक इंजीनियर्स के शेयर में 215% की तेजी रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 801 अंक फिसल कर 71,139 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी 215 अंकों की गिरावट रही। ये 21,522 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और सिर्फ 6 में तेजी देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी के गेनर्स में टाटा मोटर्स, बीपीसीएल और आइसर मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी टाटा मोटर्स, मार्केट कैप 3.15 लाख करोड़ के पार, शेयर ने 885 का ऑल टाइम हाई भी बनाया। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर टाटा मोटर्स अब सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने 7 साल बाद मारुति सुजुकी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ा है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 3.15 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, वहीं 3.13 लाख करोड़ रुपए रह गया है। वहीं दोस्तों टाटा मोटर्स के शेयर ने आज मंगलवार को ऑल टाइम हाई बनाया, जिसके चलते कंपनी ने यह मुकाम हासिल किया। कारोबार के दौरान टाटा के शेयर ने 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 885.95 रुपए के स्तर को छुआ। हालांकि मार्केट क्लोज होने पर कंपनी का शेयर 2.84% की तेजी के साथ 864.90 पर बंद हुआ। वहीं मारुति सुजुकी का शेयर आज 0.41% गिरकर 9,950 रुपए पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फरवरी के पहले हफ्ते में होगी भारी बारिश, पड़ेंगे ओले, बर्फ भी गिरेगी। जान लीजिए देश के किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश की भविष्यवाणी की। आईएमडी ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा है कि लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी से और दूसरा 3 फरवरी से प्रभावित कर सकता है। आईएमडी ने कहा है कि ऐसे में 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। स्थानीय मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया कि पहला विक्षोभ 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान एक्टिव होगा। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तरी भागों में हल्की बारिश के रूप में इसका प्रभाव पड़ने का अनुमान है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 से 4 फरवरी को सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 3 से 4 फरवरी के बीच बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, टोयोटा दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बनी। 2023 में 1.12 करोड़ कार बेची, फॉक्सकॉन को लगातार चौथी बार पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, टोयोटा मोटर कॉर्प 2023 में दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बन गई है। इस दौरान कंपनी ने दुनिया भर में 11.2 बिलियन यानी कि 1.12 करोड़ गाड़ियां बेची। टोयोटा ने लगातार चौथे साल जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ा है। बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर रही फॉक्सवैगन ने 12% की सालाना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 92.4 लाख कारें बेची। दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की इस बिक्री में उसकी सहायक कंपनियां दाही, ताहू और हीनो की भी हिस्सेदारी रही। टोयोटा की गाड़ियों की बिक्री में 2022 की तुलना में 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बिग बॉस 17 हारने के बाद अंकिता की पहली पोस्ट, फैंस से कहा मेरे लिए हार जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका सपोर्ट रखता है। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 17 की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी ने अपने नाम कर ली। 28 जनवरी को हुए शो के फिनाले में अंकिता लोखंडे ने चौथा स्थान हासिल किया, जबकि हर किसी को उम्मीद थी कि वह शो की विजेता बनेगी। वहीं दोस्तों अब शो खत्म हो जाने के बाद अंकिता लोखंडे ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया। वीडियो में पवित्र रिश्ता से लेकर बिग बॉस की जर्नी दिखाते हुए उन्होंने लिखा है कि एक जर्नी जो शुरू हुई थी पवित्र रिश्ता से, अब और भी ज्यादा यादगार बन गई है। रिश्तों वाली लड़की की पहचान से मेरे लिए हार या जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका सपोर्ट करना रखता है, और आपके प्यार ने यहां तक मुझे पहुंचाया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, भाजपा कार्यकर्ता हत्या केस में 15 पीएफआई मेंबर्स को सजाए मौत। 2 साल पहले घर में घुसकर मां, पत्नी और बच्चे के सामने हत्या की थी। जी हां दोस्तों, केरल की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 15 कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। भाजपा की ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी माना था। कोर्ट ने कहा था कि 8 दोषी, जिनकी पहचान निजाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद,
असलम अब्दुल सलाम उर्फ सलाम पद्दोन अब्दुल कलाम सफरुद्दीन और मनशद के तौर पर हुई है, वे रंजीत श्रीवास्तव की हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से कैसे पहुंचे रांची, सस्पेंस बरकरार, बीजेपी पर जेएएम दर्ज कराएगा आपराधिक मुकदमा। जी हां दोस्तों, राजधानी रांची में सियासी तपिश के बीच सत्ताधारी दल जेएएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल पर जोरदार हमला बोला। झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थान है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वह पूरी तरह से सीआरपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का केस लागू होता है। इसको लेकर जल्द आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने निजी काम से दिल्ली गए थे और काम होने के पश्चात वापस लौट आए, लेकिन जेएएम महासचिव बार बार पूछने के बावजूद यह नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री आखिर राजधानी रांची पहुंचे तो पहुंचे कैसे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, चकाचौंध से दूर संजय मिश्रा का नया आशियाना, महाराष्ट्र के गांव में बनाया फार्म हाउस, खेती बाड़ी में तल्लीन हुए, बोले मुंबई में मन नहीं लगता। जी हां दोस्तों, मुंबई से 140 किलोमीटर दूर लोनावाला के तिसकरी जगह पर एक्टर संजय मिश्रा ने अपना आशियाना बनाया है। चकाचौंध और भागदौड़ से दूर इस शांत जगह पर संजय 2.25 एकड़ में फार्म हाउस बना रहे हैं। अभी यह पूरी तरह निर्माणाधीन है। मिस्त्री दिन रात इसे बनाने में लगे हुए हैं। वहाँ कई तरह की सब्जियां और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। संजय ने कहा है कि वो हमेशा से गाँव वाली लाइफ एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। अब जाकर उनका वो सपना पूरा हुआ है। संजय ने वहां एक कुटियानुमा छोटा सा घर भी बनाया है। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, कहीं भी ईंट, सीमेंट या बालू का प्रयोग नहीं किया गया है। संजय ने यहाँ कई तरह के फूल और पत्तियों को भी उगाया है। इसकी देखरेख के लिए आदमी भी रखा गया है। संजय मिश्रा के इस नए ठिकाने को देखने और उनसे बातचीत करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम टिकरी गांव पहुंची थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 22 मार्च को रिलीज होगी वीर सांवरकर। टीजर में सांवरकर बने रणदीप, बोले मुझे गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। जी हां दोस्तों, रणदीप हुड्डा ने मंगलवार को अपनी अपकमिंग फिल्म वीर सांवरकर की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। यह फिल्म इस साल शहीद दिवस के मौके पर 22 मार्च को 2 भाषाओं में हिंदी और मराठी में रिलीज होगी। इस फिल्म से रणदीप डायरेक्टोरियल डेब्यू भी करेंगे। इसके साथ ही वो इसमें लीड रोल प्ले करते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे केजीएफ स्टार यश। नीतीश तिवारी की रामायण के बाद यश को मिली दूसरी फिल्म, शाहरुख के साथ एक्शन मूवी करेंगे। फिल्म केजीएफ से स्टारडम हासिल करने वाले कन्नड़ एक्टर यश जल्द ही नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। रामायण के साथ ही यश को अब दूसरी फिल्म भी मिल चुकी है, वो भी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ। दोनों ही साथ काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड है और कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि यश जल्द ही शाहरुख खान के साथ काम करने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार यश ने केजीएफ के अगले पार्ट और रामायण की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी है और अब वो धीरे नहीं चलना चाहते। वो पहले ही अपनी दूसरी फिल्म पर बातचीत शुरू कर चुके हैं, जो एक एक्शन प्रोडक्शन है। वो रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ अगले प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यश को प्रोडक्शन का आइडिया पसंद आया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, फिलिस्तीनी समर्थकों पर भड़की पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा चीन लौट जाओ, वही तुम्हारा हेडक्वार्टर। जंग के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर के बाहर कुछ फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस पर पेलोसी भड़क गई। उन्होंने चिल्लाते हुए प्रदर्शनकारियों से चीन वापस जाने को कहा। पेलोसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व स्पीकर कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, चीन लौट जाओ, तुम लोग वहीं से आए हो, वही तुम्हारा हेडक्वार्टर है। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पेलोसी को घेरते हुए देखा गया। पेलोसी अपनी कार में बैठने की कोशिश कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने उन पर जवाब देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता इजराइल हमास जंग में सीज फायर की अपील कर रहे थे। पेलोसी इससे पहले भी इन प्रदर्शनों को रूस और पुतिन से जोड़ चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे खराब राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर की साक्षरता दर सबसे कम है, तो जल्दी से उस भारतीय राज्य का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।